Assalamu alaikum. Today we are going to start with the regional injuries. So first of all, let's start with the injuries of head. हेड की जो भी इंजरीज़ हैं वो मोस्टली एज अ रिज़ल्ट ऑफ द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स यानी कि आरटीए, असॉल्ट में या फिर फॉल्स में हो सकती हैं। तो इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं, क्लोज हेड इंजरी भी हो सकती है, ओपन हेड इंजरी या ओपन इंट्राक्रैनियल इंजरी भी हो सकती है। सो क्लोज हेड इंजरी वो होगी जिसमें ड्यूरा इंटैक्ट रहते हैं, यानी जो हमारे पास तीन कवरिंग्स हैं, पिया मैटर, एक्नोइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर, वो अगर इंटैक्ट रहेंगी, उनका रप्चर नहीं होगा, उनकी लेसरेशन नहीं होगी, तो दैट विल बी टर्म्ड एज अ क्लोज हेड इंजरी। ओपन हेड इंजरी वो होगी जिसमें ड्यूरा की भी लेसरेशन हो जाएगी। सो देर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि अगर हेड इंजरीज होती हैं तो देर कैन बी सेप्टिक कॉम्प्लिकेशंस। और हेड इंजरी की ये बात होती है कि अपेरेंटली कोई हमें एविडेंस ऑफ इंजरी नहीं मिलता या मुश्किल से मिलता है, एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू द पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट विद स्कैल्प इंजरीज़। स्कैल्प पे जो इंजरीज़ होती हैं वो ब्लंट फोर्स की वजह से होती हैं, ठीक है। और इसके इफेक्ट्स में ये होता है कि देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना विच इज़ नॉन एज ब्लैक आई। ब्लैक आई को सुपर ऑर्बिटल हीमाटोमा भी कहते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि हेड वाले रीजन से ऑर्बिटल रीजन में ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है, वहाँ पे ब्लड की पूलिंग हो जाती है, तो इस को हम ब्लैक आई भी कहते हैं या फिर हम इसको रेकन आई भी कहते हैं। इंट्राक्रैनियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं जब भी स्कैल्प का इन्फेक्शन होगा, मेनिंजाइटिस हो सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, यानी ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। सो स्कैल्प की फ्रैक्चर्स में या स्कैल्प इंजरीज़ में ये सब कुछ होने के चांसेस हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेगुलर एजेस ऑफ वुंड, क्रश्ड हेयर, बॉल्स, टिश्यू ब्रिजिंग विल बी सीन, कि जब भी स्कैल्प की इंजरीज होंगी, अब स्कैल्प पे हेयर फॉलिकल्स वगैरह भी प्रेजेंट हैं, तो जो भी वुंड स्कैल्प का होता है यूजुअली उसके मार्जिन्स इरेगुलर होते हैं और हेयर बल्ब्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा टिश्यू ब्रिजेस होते हैं। सो स्कल की इंजरीज़ की अगर हम बात करें तो नियोनेटल या जो इन्फेंट का स्कल होता है दैट इज़ सॉफ्ट, ठीक है, और वो इतना वल्नरेबल नहीं होता टुवर्ड्स फ्रैक्चर और इंजरी, जबकि अडल्ट स्कल स्ट्रॉन्ग होता है और दैट इज़ मोर प्रोन टू फ्रैक्चर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंजरी को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले है काइनेटिक एनर्जी, कितनी एनर्जी से कोई फोर्स लगाई गई है, कितना इम्पैक्ट है, ठीक है, उस पर डिपेंड करते हैं। फिर साइज़ ऑफ द एरिया पे डिपेंड करता है। द एक्सटेंट टू विच द टिश्यूज़ कैन एब्जॉर्ब मोमेंटम, ठीक है, जितना मोमेंटम का इफेक्ट होगा, जितनी फोर्स इफेक्टिव होगी, इंजरी भी उतनी ज़्यादा सवेयर होगी, एंड मोमेंटम ऑफ द होल पार्ट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्रिडिक्ट करते हैं कि इंजरी कितनी सवेयर होगी। सो फ्रैक्चर्स ऑफ द स्कल, इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? फ्रैक्चर जब भी स्कल का होगा, इट कैन बी ड्यू टू डायरेक्ट वायलेंस एज वेल एज ड्यू टू इनडायरेक्ट वायलेंस। डायरेक्ट वायलेंस में क्या हो सकता है? फॉरसेप्स डिलीवरी जब की जाती है तो बेबी का स्कल जो है फ्रैक्चर हो सकता है। हेड क्रश इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है। इसके अलावा हेड स्टक बाय मूविंग बॉडी या हेड इन मोशन स्ट्राइक्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी मूविंग बॉडी में हेड स्टक हो गया या हेड जो है वो मोशन में था, मूवमेंट में था और अल्टीमेटली किसी ऑब्जेक्ट से उसने स्ट्राइक किया है, या फिर पंच ड्रंक, फॉर एग्जांपल बॉक्सिंग के केस में जो वायलेंस होता है दैट इज़ द डायरेक्ट वायलेंस, इट कैन ऑल्सो लीड टू स्कल फ्रैक्चर। सो इनडायरेक्ट वायलेंस में तीन चीज़ें आ जाती हैं कि अगर कोई बहुत हाइट से गिरा है उसके रिजल्ट में हो सकता है, या फिर प्रेशर ट्रांसमिटेड फ्रॉम बिलो, बॉडी के नीचे से प्रेशर आ रहा है टुवर्ड्स स्कल, फॉर एग्जांपल इन बॉम्ब एक्सप्लोजन वगैरह, या फिर ब्लो ऑन द चिन। सो दीज आर द फैक्टर्स जो कि इनडायरेक्ट वायलेंस कॉज करेंगे एंड दे विल लीड टू द स्कल फ्रैक्चर्स। डायस्टेटिक फ्रैक्चर क्या होता है? द सेपरेशन ऑफ द सूचर्स ड्यू टू ब्लो ऑन हेड विद अ ब्लंट वेपन। किसी भी ब्लंट वेपन से अगर मारा जाए तो जो सूचर्स हैं बेसिकली अगर वो सेपरेट हो जाते हैं तो द फ्रैक्चर विल बी टर्म्ड एज अ डायस्टेटिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फ्रैक्चर्स ऑफ द स्कल। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्कल के फ्रैक्चर्स के आपको टाइप्स पता होने चाहिए और कौन कौन सा फ्रैक्चर कब कब हो सकता है ये पता होना चाहिए। सो फर्स्ट इज़ अ फिशर्ड फ्रैक्चर। फिशर्ड फ्रैक्चर क्या है? इट्स द लीनियर फ्रैक्चर जो कि स्कल की टेबल्स को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। ब्लो के रिजल्ट में भी हो सकता है, फॉल के रिजल्ट में भी हो सकता है, एंड अल्टीमेटली फिशर्स पड़ जाते हैं, दैट्स व्हाई दिस नॉन एज अ फिशर फ्रैक्चर। पेनिट्रेटिंग फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल बाय बुलेट। डिप्रेस फ्रैक्चर हो सकता है जिसको सिग्नेचर फ्रैक्चर भी कहा जाता है, फॉर एग्जांपल हैमर। डिप्रेस फ्रैक्चर होता है कि किसी भी चीज़ से मारा जाता है तो उस चीज़ का एक निशान रह जाता है वहाँ पे, तो इसलिए इसको हम सिग्नेचर फ्रैक्चर भी कहते हैं। और इसका जो मोस्ट कॉमन इफेक्ट है दैट इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी। कम्युनेटेड फ्रैक्चर्स वो होते हैं जिसमें बोन बिल्कुल टूट जाती है इनटू पीसेस, ठीक है। व्हीकुलर एक्सीडेंट में हो सकता है, फॉल्स में, ब्लोज में, ठीक है, और इसकी स्टिलेट अपीयरेंस आती है। पॉन्ड या फिर इंडेंटेड फ्रैक्चर ज़्यादातर बच्चों के अंदर होता है जब बहुत फोर्सफुल इम्पैक्ट होता है अगेंस्ट द स्कल। गटर फ्रैक्चर जो होता है वो बेसिकली हम उसको
अच्छा, इसमें ये होता है कि जो स्कल बोन की थिकनेस है वो कम हो जाती है, ठीक है। ग्लांसिंग बुलेट वुंड के रिजल्ट में हो सकता है। एलिवेटेड फ्रैक्चर ये होता है किसी भी हैवी एज्ड वेपन से, फॉर एग्जांपल एक्स से अगर मारा जाए तो उसके रिजल्ट में एलिवेटेड फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रैक्चर्स ऑफ द बेस ऑफ द स्कल, ठीक है। अब बेस ऑफ द स्कल में वी नो दिस थिंग, अगर एनाटमी पे थोड़ा सा चले जाएं तो बेस ऑफ द स्कल को हमने डिवाइड करते थे हम फोसाज में, ठीक है। एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसाज, एंड एक रिंग फ्रैक्चर एक चीज़ है वो हम देखेंगे। सो एंटीरियर क्रेनियल फोसा में ये होता है कि अगर चिन पे फॉर एग्जांपल ब्लो है, ठीक है, कोई फोर्स लगी है, या फिर मैक्सिला पे मैक्सिला डैमेज होगी, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट जो है उसका फ्रैक्चर होगा, और एथमॉइडल जो आपके पास होती है एथमॉइड बोन वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। दैट कैन रिजल्ट इन एपिस्टेसिस, ब्लैक आई। फिर ये होता है कि मिडिल क्रेनियल, क्योंकि अगर हम फोसास को देखें बेस ऑफ द स्कल तो हमारी जो आइज़ वाला पोर्शन है वो बेसिकली एंटीरियर क्रेनियल फोसा का पार्ट बन रहा होता है। फिर जो ईयर वाला पोर्शन है वो मिडिल क्रेनियल फोसा में आ रहा होता है, और उससे पीछे चले जाएं जो ऑक्सीपिटल वाला पोर्शन है, जो नेक वाला पोर्शन है, वो बेसिकली पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में आ रहा होता है। सो एंटीरियर क्रेनियल फोसा में यही बात है कि अगर मैक्सिलर डैमेज हो रही है या क्रिब्रिफॉर्म प्लेट वगैरह, ये सारे एंटीरियर क्रेनियल फोसा के कंपोनेंट्स हैं, तो इसकी वजह से ये हो सकता है कि ब्लड ग्रेविटेट कर सकता है फ्रॉम आई, ठीक है, द टर्म विच इज़ नॉन एज ब्लैक एज वी डिस्कस अर्लियर, या फिर एपिस्टेसिस हो सकते हैं यानी ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़। मिडिल क्रेनियल फोसा में होगा कि अब ईयर की बात हो रही होगी, ईयर पे कोई इम्पैक्ट है, ठीक है, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, ईयर से ब्लीडिंग होगी। हैमरेज फ्रॉम मिडिल क्रेनियल फोसा, द टर्म इज नॉन एज बैटल साइन। बैटल साइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एमसीक्यू में आता है। बैटल साइन बेसिकली क्या होता है कि मास्टर्ड एरिया पे अगर कोई इम्पैक्ट मारा जाता है, वहाँ पे ब्रूजिंग हो जाती है या ब्लड की पूलिंग हो जाती है, तो दैट इज़ नॉन एज अ बैटल साइन। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा ये होता है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट अगर बैक ऑफ द हेड पे दिया जाए, ठीक है, तो ब्लड या और सीएसएफ जो है वो ब्लड जो हार्ट हेड एंड नेक के जो टिश्यूज़ हैं उनमें बेसिकली एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। रिंग फ्रैक्चर की चीज़ है तो फ्रैक्चर अराउंड द फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम एक ओपनिंग है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। इसके कॉजेज़ ये हैं कि अगर कोई हाइट से गिरा है, या फिर कोई वायलेंट एक्शन है, या फिर ब्लो ऑन वर्टेक्स या हैवी ब्लो ऑन चिन, इन सब के रिजल्ट में द फ्रैक्चर वुड बी रिंग फ्रैक्चर। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ द सेरेब्रल इंजरी। जो सेरेब्रल इंजरी होती है वो बेसिकली किस तरह से होती है, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया कि अडल्ट स्कल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, आराम से ब्रेन की डिस्टॉर्शन या फिर चेंज ऑफ द पोजीशन हो सकती है। और ब्रेन इंजरी कितनी होगी, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू रोटेशनल स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन बेसिकली हमें बताता है कि कितना पोजीशन में चेंज आया है, ठीक है, या कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। हैमरेज इन कॉर्टिकल ट्रैक डैमेज हो सकता है, लेसरेशन हो सकती है, ठीक है। अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ द मूवमेंट, ठीक है, लेकिन सेरिबेलम इज लेस लाइकली डैमेज्ड। कूप एंड काउंटर कूप एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अक्सर इसमें से एमसीक्यू आता है। सो बेसिकली कूप एंड काउंटर कूप ये होता है कि फॉर एग्जांपल फ्रंटल रीजन पे इम्पैक्ट है, वहाँ पे फोर्स लगी है, तो फ्रंटल लोब तो डैमेज होगा ही होगा ब्रेन का, लेकिन जब ब्रेन की डिस्प्लेसमेंट होगी ऑक्सीपिटल साइड पे ब्रेन मूव करेगा तो ऑक्सीपिटल लोब पर भी इंजरी होगी। तो जो इनिशियल इम्पैक्ट की वजह से फ्रंटल लोब डैमेज हुआ है वो कूप इंजरी होगी, और सेकेंडरी जो तौर पे हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब डैमेज हुआ है दैट विल बी टर्म्ड एज द काउंटर कूप इंजरी। सो यही वाली बात आपको बताई है, एरिया ऑफ द इम्पैक्ट पे होगी, दैट इज़ द कूप इंजरी, कंटूजन या हैमरेज हो सकती है, ठीक है। और काउंटर कूप इंजरी जो कॉन्ट्रालेटरल साइड पे होगी यानी कि ऑपोजिट साइड पे होगी। फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीपिटल रीजन में इंजरी होती है तो ऑक्सीपिटल लोब को खुद जो इंजरी होगी वो कूप होगी, और जो उसके ऑपोजिट फ्रंटल में होगी वो काउंटर कूप होगी। क्रेनियल कॉन्टेंट्स में जो भी इंजरीज होती हैं उसमें 3 टाइप्स आ जाते हैं, या तो एक्सिलरेशन डिसेलरेशन हो रही है, ठीक है, या फिर इम्पैक्ट इंजरीज़ हैं या सब ड्यूरल हीमाटोमास बन सकते हैं। इम्पैक्ट इंजरीज़ में डिफ्यूज़ हो सकती हैं, डिफ्यूज़ न्यूरोनल या फिर डिफ्यूज़ एक्सोनल। अब इसमें जो न्यूरोनल इंजरीज़ हैं व्हीकुलर एक्सीडेंट एंड कंकशन वगैरह में, ठीक है, एंड एक्सोनल जो है वो न्यूरॉन्स या तो स्ट्रेच हो जाते हैं या फिर एज अ रिज़ल्ट ऑफ द बॉक्सिंग। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है जी सेरेब्रल कंकशन। तो हेड इंजरी के बाद न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, फिजियोलॉजिकल डैमेज होता है ब्रेन को, यानी फंक्शनिंग वाइज डैमेज ज़्यादा होता है, या फिर रिट्रोग्रेड एमनीजिया हो सकता है, बेसिकली लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, मेमोरी जब ख़त्म हो जाएगी। पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑटोमेटिज्म हो सकता है कि इनवॉलेंट्री बिहेवियर होता है एक बंदे का, इनवॉलेंट्री एक्शंस होना शुरू हो जाते हैं। तो सेरेब्रल कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, सेरेब्रल कंटूजन, लैसरेशन एंड एडीमा। तो इसमें अक्सर पूछे थे जिस तरह कोई भी करेक्टरिस्टिक साइन है वो एमसीक्यू में आ जाता है, लाइक कंटूजन में वेज शेप लेजन होती है तो इसके बारे में वो कुछ पूछ सकते हैं।
कंटूजन में बेसिकली एक्सट्रावर्सेशन होती है ब्लड की फ्रॉम द रप्चर्ड वेसल रप्चर हुई, ब्लड बाहर आ गया और वेज शेप लेयंस हमें नज़र आती हैं। लैसरेशन के अंदर क्या होता है कि पेनिट्रेटिंग वुंड भी बन सकता है और ये डिप्रेस्ड बेसिकली फ्रैक्चर है, ठीक है। पिया मैटर जो कवरिंग होती है वो रप्चर हो जाती है और ये जो लेसरेशंस हैं वो ज़्यादातर टेम्पोरल और फ्रंटल लोब्स में होती हैं। एडिमा की बात करें तो जितना भी फ्लूइड है ब्रेन के अंदर उस फ्लूइड का कंटेंट बढ़ जाता है, द टर्म विल बी नोन एज एडिमा, ठीक है। ड्यूरा आपके स्ट्रेच हो जाते हैं, जो कवरिंग्स हैं, ब्रेन बल्ज आउट कर जाता है, जो गायरस सल्कस हैं वो भी जो है वो चेंज हो जाते हैं उनकी शेप, ठीक है। और वेंट्रिकल्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। सो नेक्स्ट है हीमाटोमास। हीमाटोमास की टाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्दो दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू एनाटमी, मतलब जब हम आर्टरीज की बात करेंगे या वेंस की बात करेंगे कि इसमें कौन रप्चर होती है, लेकिन फिर भी ये MCQ में आ जाती है। सो लेट्स स्टार्ट। हीमाटोमा की मेनली 4 टाइप्स हैं, एपिड्यूरल, सबड्यूरल, सब एरेक्नॉइड एंड इंट्रासेरिब्रल। अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि कौन कौन सा हीमाटोमा कौन कौन सी लेयर्स के बीच में बनता है। अब हमें ये पता है कि सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है दैट इज़ नॉन एज ड्यूरा मैटर, फिर उसके अंदर होती है एरेक्नॉइड मैटर और उसके अंदर होती है पिया मैटर। तो एपिड्यूरल से शुरू करते हैं, तो जो ड्यूरा मैटर और स्कल के बीच में अगर हेमरेज होगा तो वो एपिड्यूरल होगा, ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड के बीच में होगा वो सबड्यूरल होगा, एरेक्नॉइड और पिया के बीच में होगा वो सब एरेक्नॉइड होगा, और फिर उससे भी अंदर जो होगा वो इंट्रासेरिब्रल होगा, ठीक। सो एपिड्यूरल की बात करते हैं। एपिड्यूरल मैंने आपको बता दिया बिटवीन ड्यूरा एंड स्कल होगा, ठीक है। ज़्यादातर टेम्पोरल फोसा में होता है और मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के रप्चर की वजह से होता है। एपिड्यूरल हीमाटोमा के आगे से 2 टाइप्स हैं, एक्यूट भी हो सकता है, सब एक्यूट भी हो सकता है। एक्यूट में क्या होता है, रप्चर हो जाता है हमारे पास मिडिल मेनिंजियल आर्टरी का, ठीक है, और कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाती है, बंदा कोमे में चला जाता है, और अगर ब्रेन स्टेम डैमेज होती है तो रिस्पायरेटरी फेलियर और डेथ भी हो सकती है। सब एक्यूट में क्या होगा कि फ्रैक्चर्स, टीयर्स, साइनसेस एंड वेन्स, ठीक है, साइनसेस और वेन्स का टीयर हो जाएगा, मेनली डिप्लोइक वेन्स का। इसमें बस ये याद रखना है कि एपिड्यूरल में अगर जनरली MCQ में आता है कि कौन सी आर्टरी डैमेज होती है तो दैट इज़ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, लेकिन अगर वो मज़ीद स्पेसिफाई करके आपसे सब एक्यूट वाले का पूछ लेते हैं तो उसमें डिप्लोइक वेन्स का ज़्यादातर टीयर होता है, ठीक है, और एक्यूट वाले में मिडिल सेरिब्रल का, दोनों में कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है। सो सब ड्यूरल में आगे से टाइप्स हैं, एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट में क्या होता है, कॉर्टिकल वेन्स की टीयरिंग शुरू हो जाती है, ठीक है, ड्यूरल साइनसेस आपकी जो कम्युनिकेटिंग वेन्स हैं ये सारी डैमेज होती हैं। जबकि सब एक्यूट में क्या होता है कि स्मॉल जो ब्रिजिंग वेन्स हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी कि अगर सब ड्यूरल जनरली आपको आता है ना कि उसमें कौन सी वेन्स डैमेज होती हैं तो वो आपने ब्रिजिंग वेन्स याद रखनी है, ठीक। ब्रिजिंग वेन्स डैमेज होती हैं, ब्लड सिस्ट बन जाते हैं। क्रोनिक में क्या होता है, कैपिलरी बेड्स की ब्लीडिंग होती है, ठीक हो गया, एंड एक्सपेंशन ऑफ द हीमाटोमा। सब एरेक्नॉइड हीमाटोमा आ जाते हैं, वो हमने कहा सब यानी उसके नीचे है, एरेक्नॉइड के नीचे होती है ड्यू टू रप्चर ऑफ द एन्यूरिज्म एट बेस ऑफ द स्कल, ठीक है। इंट्रासेरिब्रल क्या होती है, जो कि पिया मैटर से भी अंदर की साइड पे होगी, वो कूप और काउंटर कूप इंजरी के रिजल्ट में होती है, और जो इंट्रासेरिब्रल वाली है तो मेनली हाइपर टेंशन या फिर डायरेक्ट इंजरी कंट्यूजन्स वगैरह की वजह से हो सकती है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। अच्छा, एक आपके पास डिफरेंस है एपिड्यूरल, सब ड्यूरल एंड सब एरेक्नॉइड हीमाटोमास में, ठीक है। ऑल्दो एक एक चीज़ हम कर चुके हैं लेकिन फिर भी हम इसका रिवाइज़ कर लेते हैं बिकॉज इससे मोस्टली MCQs बनते हैं। एपिड्यूरल मैंने आपको बता दिया स्कल और ड्यूरा के बीच में है, सब ड्यूरल ड्यूरा एरेक्नॉइड के बीच में है, सब एरेक्नॉइड एरेक्नॉइड और पिया के बीच में है। फिर एपिड्यूरल हमेशा हमेशा हेड इंजरी की वजह से ही होती है, सब ड्यूरल हमेशा इस वजह से नहीं होती, जबकि सब एरेक्नॉइड हीमाटोमा जो है वो किसी नेचुरल सिचुएशन की वजह से या कोई पैथोलॉजी की वजह से, ठीक है, फॉर एग्जांपल एन्यूरिज्म हो सकता है या एंजियोमा हो सकता है। फिर ये होता है कि एपिड्यूरल किसके रप्चर की वजह से होती है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, और आपके पास जो सब ड्यूरल होती है ब्रिजिंग वेन्स के रप्चर की वजह से होती है, और सब एरेक्नॉइड कैरोटिड वर्टिब्रल या बेसिलर आर्टरी। एपिड्यूरल जो होता है वो यूनिलैटरल होती है, ठीक है, और लोकलाइज होती है। सब ड्यूरल वाली यूनिलैटरल या बायलैटरल हो सकती है और वो डिफ्यूज़ होती है। सब एरेक्नॉइड वाली सेमी लोकलाइज होती है और वो बायलैटरल होती है। एपिड्यूरल में स्वेलिंग आती है, सब ड्यूरल में कोई मैनिफेस्टेशन नहीं आती, सब एरेक्नॉइड कोई नेचुरल जो है वो लीकेज की वजह से हो रही है, वेसल लीकेज। एपिड्यूरल में ब्रेन सरफेस आयरन आउट बाय ड्यूरा, जबकि उसमें ब्रेन कंप्रेस है और उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होती। एपिड्यूरल में क्लासिक ल्यूसिड इंटरवल आता है, उसमें नहीं आता, और उसमें कॉज पे डिपेंड करता है। फिर ये इंजरीज देख लेना कि आपके पास सबसे 2% एपिड्यूरल, ठीक है, और 2% ऑफ हेड इंजरीज एपिड्यूरल होती हैं, सब ड्यूरल 5% है, और सब एरेक्नॉइड सबसे ज़्यादा कॉमन है जो कि पैथोलॉजिकल है।
आगे आपके पास एक डिफरेंस है पोस्ट ट्रॉमेटिक हैमरेज और एपोप्लेक्सी के बीच में। पोस्ट ट्रॉमेटिक हैमरेज बेसिकली किसी इंजरी की वजह से होगा, जबकि एपोप्लेक्सी हाइपरटेंशन एन्यूरिज्म कोई भी पैथोलॉजी की वजह से होता है। अब जो पोस्ट ट्रॉमेटिक हैमरेज है वो हेल्दी पर्सनस में भी हो सकती है, मोस्टली हेल्दी में कॉमन है, ठीक है। और एपोप्लेक्सी जो है वो आपके पास जो डिजीज़ स्टेट्स में होंगे ऑब्वियसली, जिनमें कोई पैथोलॉजी होगी उसमें है। पोस्ट ट्रॉमेटिक हैमरेज में हेड इन मोशन, ठीक है, यानी कि ज़ाहिर बात है हेड इंजरी हमने अभी पीछे फैक्टर्स पढ़े हैं, अगर हेड मोशन में होगा और फिर वो किसी चीज़ के साथ स्ट्राइक करता है तो इंजरी विल बी मोर सवेयर। जबकि एपोप्लेक्सी में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो पैथोलॉजी है, आपके अंदर एक चीज़ ख़राब है वो है, ठीक है, आप किसी भी पोजीशन में बैठें दैट विल बी, वो उसका इफेक्ट सेम होगा। सो पोस्ट ट्रॉमेटिक हैमरेज कूप एंड काउंटर कूप को फॉलो करती है, जबकि एपोप्लेक्सी में सिंपली रप्चर हो सकता है, ठीक। पोस्ट ट्रॉमेटिक वाइट मैटर को ज़्यादातर इफेक्ट करती है, जबकि एपोप्लेक्सी गैंग्लियॉन्स को करती है। फिर उसमें क्या होता है कि कंकशन होते हैं, जबकि एपोप्लेक्सिस में नहीं होते। कोमा, कंकशन एंड कोमा, ये वाला सीक्वेंस आता है, ठीक है, बंदा कोमे में जाएगा फिर उठेगा फिर कोमे में जाएगा, ये वाली सिचुएशन होती है, जबकि एपोप्लेक्सिस में ऐसा सीक्वेंस नहीं होता। ड्रंक और कंकस्ट बंदे के बीच में किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका फेस जो होगा वो फ्लश्ड वार्म होगा, जबकि कंकस्ट का पेल कामी फेस होगा, ठीक। और कंकशन वो बेसिकली ड्यू टू एनी इंजरी जो उसको हुआ है मसला, ठीक है। फिर ड्रंक में क्या होगा कि पल्स फॉल्स होती है, जबकि उसकी स्लो होती है, ठीक है। प्यूपिल्स लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं करते, यानी लाइट रिफ्लेक्स नहीं होता है ड्रंक बंदे के अंदर। कंकास्ट में जो है वो रिस्पॉन्सिव होते हैं। ड्रंक में होता है कि ब्रीदिंग साइज़, ठीक है, जबकि कंकस्ट में होता है शैलो इरेगुलर ब्रीदिंग होती है। और ड्रंक में होता है कि मेमोरी उसकी कंफ्यूज हो जाती है, उसे चीज़ें याद नहीं रहती, उसको जो मुंह में आता है वो बोलता है। कंकस्ट में रिट्रोग्रेड अमनीजिया हो जाता है, उसे चीज़ें याद नहीं रहती। ड्रंक में एब्यूसिव एंड लोक्वेशियस बंदा हो जाता है, ठीक है, लाइक गालियाँ देगा एंड एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करेगा। जबकि कंकस्ट में विल बी क्वाइट, ठीक है, और वो कुछ बोलेगा नहीं, बिल्कुल साइलेंट। ड्रंक में क्या होता है दैट्स इट आई गेस, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट विद द वर्टिब्रल कॉलम इंजरीज। थैंक यू सो मच।